बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वबारिक वसल्लिम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रेस्पेक्टेड ऑफिसर्स, मैं डीएसपी लीगल अब्दुर्रऊफ़ आपसे मुखातिब हूँ। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जिस तरह आपसे हमारी कमिटमेंट थी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो उसके जो बेसिक पिलर्स होते हैं उनमें एक पिलर प्रोबेशन एंड पैरोल भी है। अब ये जो डिपार्टमेंट है इतना ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो एक मुल्ज़िम होता है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है वो मुआशरे का अगर एक कारआमद शहरी नहीं है, कारआमद फ़र्द नहीं है, मुआशरे के अंदर मुआशरे की इज्तमाही बेहतरी के लिए अपना रोल प्ले नहीं कर रहा, या पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम से होते हुए भी अगर उससे कोताही हुई, गलती हुई, तो किसी भी अदालती निज़ाम इंसाफ जो होता है उसका बुनियादी तकाजा होता है कि जब ऑफेंडर उसमें से गुजरता है, सारे मराहिल तय करता है, तो उसके अंदर रिफॉर्मेशन आनी चाहिए, रिहेबिलिटेशन आनी चाहिए। तो अगर इस सारे सिस्टम से गुजरने के बावजूद भी उसके अंदर इस्लाह का जो अंसर है वो पैदा ना हो, तो फिर उस सारे निज़ाम इंसाफ पे और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम पे एक क्वेश्चन मार्क आता है। तो जब हम प्रोबेशन एंड पैरोल डिपार्टमेंट को, उसकी पेचीदगियों को देखते हैं, तो हमें ये चीज़ रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो जाती है कि इस डिपार्टमेंट का मुल्ज़िम की इस्लाह के लिए बहुत कलीदी और बुनियादी किरदार होता है। लेकिन बहुत से कानून के तालिब इल्म इसके इसरार व नमूज़ से नाबल्द इसलिए रह जाते हैं कि इसकी इफ़ेक्टिवनेस से वो आगाह नहीं होते। सो इसी तनाजुर में आज हमने हमारे डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर के प्रोबेशन एंड पैरोल ऑफिसर हैं उनको दावत दी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम के इस अहम तरीन जो पिलर है उसकी सारी कहानी हम सर की ज़ुबानी सुनते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए, आपने अपनी गुनागो मसरूफियात से टाइम निकाला। सबसे पहले तमाम ऑफिसर्स के लिए सर अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाए, उसके बाद हम डिपार्टमेंट की तरफ आएंगे कि आप कहाँ से हैं और कब आपकी सिलेक्शन हुई। ये सर इसको ज़रा शुरू से तारुफ हो जाए। जी जनाब, मेरा नाम है आसिफ बशीर, मेरा ताल्लुक़ इसी भावलपुर ज़िला से है और इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से मास्टर्स किया था सोशल वर्क में। सोशल वर्क में जी सर। और फिर 2010 में हमारी सिलेक्शन हुई थी एज ए प्रोबेशन ऑफिसर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए। बिल्कुल। और उस वक्त से लेकर अब तक 15 से 16 साल हो चुके हैं। हम इस डिपार्टमेंट में अपनी जो सर्विसेज हैं वो दे रहे हैं। सर, आप जब 2010 में सिलेक्शन हुई तो वो 16 ग्रेड में हुई थी, 17 में हुई थी? नहीं, 2010 में जब हमारी हुई थी सिलेक्शन, वो 16 स्केल में हुई थी। 16 ग्रेड में हुई थी एज ए प्रोबेशन ऑफिसर। तो उस टाइम जो प्रोबेशन ऑफिसर के लिए जो एग्जाम होता है वो एक पेपर था, दो पेपर थे, क्या था वो? नहीं, वो वन पेपर एग्जाम था। वन पेपर एग्जाम था। एमसीक्यूज था या लॉ से रिलेटेड था? एमसीक्यूज था और उसमें जनरल चीज़ें भी थी और बाकी ये जो इसके हवाले से था, क्राइम्स के हवाले से भी। बिल्कुल ठीक, क्राइम के हवाले से। अब सर हम डिपार्टमेंट की ज़रा पूरी एक ओवरव्यू आ जाए कि ये डिपार्टमेंट का सर्विस स्ट्रक्चर क्या है, ये डिपार्टमेंट के बनाने के अगराज़ व मकासद क्या थे और किस तरह ये डिपार्टमेंट काम कर रहा है एक सीक्वेंस वाइज, ये हमारे सारे ऑफिसर्स के लिए हो जाए। अच्छा, सबसे पहले मैं आपके वहाँ से शुरू करते हैं कि जब अदालत में केस होता है और वहाँ पे अदालत ने फ़ैसला करना होता है कि इसको सज़ा क्या दी जाए। अब उसके बाद अगर फ़र्ज़ किया उसके ऊपर जुर्म साबित हो गया है तो अदालत उसे सज़ा देगी। अगर उसका जुर्म ऐसा है कि उसे कम्युनिटी से अलग करके रखना है, ज़रूरी है, तो वो अदालत उसको सज़ा जेल की दे देगी। क्योंकि वो कम्युनिटी में रहेगा, कम्युनिटी को नुकसान पहुँचा सकता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन कुछ ऐसे मुजरिम भी होते हैं जो आदि मुजरिम नहीं होते, वो हालात के ज़रिए वो उनसे कोई ना कोई जुर्म सरजद हो जाता है और अगर उनको जेल भेजा जाएगा तो वो जेल में, क्योंकि वो बाकी आदि मुजरिम भी होते हैं, तो उनके साथ रह के उनकी जो झिझक है क्राइम करने की वो ख़त्म हो जाएगी। वो बाहर निकलेंगे तो फिर वो क्राइम की दुनिया में वो ज़्यादा वो काम करते हैं, यानी जो उसका एक डेटिरेंस होती है वो ख़त्म हो जाती है। सही तो सर। वो चीज़ है। तो उसके लिए फिर कोर्ट्स जो हैं वो सबसे पहले करती हैं कि जी इसको जेल में नहीं भेजना, उसकी सस्पेंड कर देनी है सज़ा और उसे एक स्पेसिफिक पीरियड है जो 1 साल से लेकर 3 साल तक होता है, उसे कम्युनिटी के अंदर यानी वो अपने घर पे रहेगा और प्रोबेशन ऑफिसर से राब्ते में रहेगा
प्रोबेशन ऑफिसर उसे मुख्तलिफ इंटरवल्स में बुलाएगा, उसकी असेसमेंट करेगा। असेसमेंट करने के बाद वो देखेगा कि इसकी क्राइम की तरफ इसका झुकाव किस वजह से है और इसने ये क्राइम क्यों किया है। बिल्कुल फिर ठीक। उसके हवाले से वो मुख्तलिफ सोशल वर्क की, सोशोलॉजी की जनरल टेक्निक्स हैं या साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं, जो भी यूटिलाइज़ करनी है वो उसके मुताबिक वो जो है उसका ट्रीटमेंट प्लान करता है। उसके साथ अगर तो जनरल कोई केस है कि उसने वैसे कोई लॉ ब्रेक किया है रोड्स के हवाले से या कोई इस तरीके से कि क्राइम में नहीं आता मतलब, तो तब तो उसे जनरल सेशंस हैं अवेयरनेस के, वो हम करते हैं। हमारा लिंक होता है 1122 के साथ भी, ट्रैफिक पुलिस के साथ भी, ट्रैफिक पुलिस के भी हम, और इसी तरीके से टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड के साथ भी हमारा लाइजन है। तो हम उनमें से सिलेक्ट कर लेते हैं और जो उसको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक जो है उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं। जनरल सेशन रखते हैं और वो हमारे ऑफिस में चीज़ों करते हैं। जिसको ज़्यादा ज़रूरत है 1-to-1 की, तो वो हम उसका सोशल केस वर्क का एक मेथड है या केस मैनेजमेंट उसे भी कह सकते हैं, तो उसके फिर मुख्तलिफ सेशंस रखे जाते हैं, उसके हालात देखे जाते हैं और उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाता है साथ साथ कि अब इसे कौन सी प्रैक्टिस करवानी है, कौन सी एक्टिविटी करवानी है। और अगर एक और तरीका हम इख्तियार करते हैं सोशल ग्रुप वर्क का, उसमें ये होता है कि अगर 8 से 10 लोग जो सेम क्राइम के हैं या सेम नेचर ऑफ क्राइम के हैं उनको हम देख लेते हैं और उनमें अगर आइडेंटिफाई करते हैं कोई इशू, तो वो 1-to-1 में भी हल नहीं हो सकता, जनरल बड़े सेशंस में भी हल नहीं हो सकता, तो वो एक छोटा ग्रुप बना देते हैं उनका सेम, और उनको वीकली हम बुलाते हैं ऑफिस में और उनको मुख्तलिफ असाइनमेंट्स देते हैं, एक्टिविटीज़ उनसे करवाते हैं। ऐसी यानी एंगेज रखते हैं। फ़र्ज़ किया अगर किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है तो हम पहले सारे ग्रुप से पूछेंगे कि आप किस बात पे रिएक्शन देते हैं। वो अपनी वो आदत बताएगा कि मुझसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, तो नेक्स्ट डे प्लान करके हम उसे रखेंगे कि जी 2 लोग बैठ गए, जो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती दूसरा उसका साथी वही बातें करेगा, वही बोलेगा और उसने बर्दाश्त करना है, आगे से रिएक्शन नहीं देना, यानी साइकोलॉजिकली उसको टारगेट करना है। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं जो उनकी अखलाकी तरबियत के हवाले से, और जिसमें अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसमें हर बंदे ने पार्टिसिपेट करना होता है और इस तरीके से हम उनको लेके चलते हैं। ऐसा इससे पहले कि हम इसकी मज़ीद डिटेल में जाएं, ज़रा ऑफिसर्स के लिए ये बता दीजिएगा कि इसको कौन कौन से, यानी आपके डिपार्टमेंट को कौन कौन से जो लॉज हैं, स्पेशल लॉज, वो डील करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो सिलसिला, जैसे पहले बात हुई थी कि जेल में भेजने के बजाय हमारे पास भेजा जाता है, इसमें सबसे पहला जो लॉ आया था वो था गुड कंडक्ट प्रिजनर्स प्रोबेशनल रिलीज एक्ट 1926। गुड कंडक्ट प्रिजनर्स प्रोबेशनल रिलीज एक्ट, ये मैं आपको थोड़ा सा तफसील से बताऊंगा अभी बाद में, अभी सिर्फ एक्ट के हवाले से बता देता हूँ कि इसके तहत जो कैदी होते हैं जेल के अंदर उनको हम पैरोल पे रिलीज करते हैं। तफसील में इसकी पैरोल पे, राइट सर। दूसरा फिर आया 1960 में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स ऑर्डिनेंस 1960, जो कोर्ट्स हमारे पास डायरेक्ट भेजती हैं केसेस, जेल की बजाय हमारे पास भेज देती हैं, वो इस एक्ट के तहत जो है वो आते हैं। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स ऑर्डिनेंस 1960, अभी 2025 में इसमें अमेंडमेंट आई है, प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट हो गया 1925। उसके अंदर एक चीज़ का इजाफा कर दिया है कि उनसे हम कम्युनिटी सर्विस भी ले सकते हैं, कोर्ट्स जो हैं वो कम्युनिटी सर्विस का ऑर्डर भी पास कर सकती हैं, बिल्कुल उसके मुताबिक वो हम करते हैं। बिल्कुल ठीक सर। अब इसके बाद एक है हमारा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है, उसमें भी प्रोबेशन ऑफिसर का काफ़ी रोल है। जुवेनाइल्स को कैसे डील करना है, जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं उनको कैसे रन करना है, वहाँ पे उनके साथ क्या क्या एक्टिविटीज़ करवानी है, वो एक पूरा एक चैप्टर है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का। बिल्कुल सर। और इसी तरीके से हमारा जो डिपार्टमेंट का पहले नाम था रेक्लेमेशन एंड प्रोबेशन, और लेकिन अब 2019 में नया एक्ट आया था, पंजाब प्रोबेशन एंड पैरोल सर्विस एक्ट 2019 में 2019, ठीक है। इसके तहत अब हमारा जो पंजाब के अंदर है, पहले हमारे पास जो हेड होता था पंजाब में वो डायरेक्टर होता था, लेकिन अब डायरेक्टर जनरल हमारे हेड हैं, और होम डिपार्टमेंट के अंडर ये आता है, सेक्रेटरी साहब ओवरऑल उनके वो व्यू करते हैं। लेकिन यानी ये बेसिकली हिरार्की है। हिरार्की शुरू होती है होम डिपार्टमेंट से। सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट एक प्रोविंस के अंदर इसका हाईएस्ट जो है डेजिग्नेशन है वो है सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट। उनके उसके बाद कौन सा है? सेक्रेटरीट्स में से जैसे सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट में, उसके बाद स्पेशल सेक्रेटरी साहब हैं, फिर एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उसके बाद ये आ जाता है हमारा जो अटैच विंग है पूरा हमारा पंजाब प्रोबेशन पैरोल सर्विस, वहाँ पे डायरेक्टर जनरल है। सर डायरेक्टर जनरल के बाद अभी रिसेंटली जो हायरार्की बनी है उसमें डायरेक्टर जनरल के बाद है डायरेक्टर अब सीट्स आ गई हैं जो अभी कैबिनेट ने अप्रूवल दी है, उसके मुताबिक हर डिवीजन में एक डायरेक्टर बैठेगा। इनके साथ स्केल भी अगर बताते जाएं तो डायरेक्टर जनरल BS 20 में है, DG जी। और ये प्रोविंस लेवल पे है या प्रोविंस DG है?
और BS20 में, और BS19 में जो हैं डायरेक्टर वो प्रोविंस लेवल पे हैं, मेन जो हेडक्वार्टर के हैं, लेकिन डिवीजनल लेवल पे भी डायरेक्टर की सीट्स अलाउ कर दी हैं, वो 3 साल के अंदर हमें वो मिलेंगी। बिल्कुल ठीक है। तो वो BS19 का जो है डिवीजन लेवल के ऊपर भी अब सेटअप बन गया। पहले डायरेक्टर हाँ होगा। जी, पहले सिर्फ 17 में था AD, जी, फिर कुछ अर्सा पहले 18 में डिप्टी डायरेक्टर आया, लेकिन अब वो है डिवीजन लेवल पे जो डायरेक्टर की हायरार्की बन चुकी है। बिल्कुल ठीक सर। और उसके बाद 18 स्केल में है डिप्टी डायरेक्टर, जो पहले डिवीजन लेवल पे था, अब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 18 स्केल का डिप्टी डायरेक्टर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मॉनिटर कर रहा होता है, सुपरवाइज कर रहा होता है, वो डिप्टी डायरेक्टर होता है और वो 18 स्केल है। 18 स्केल। अब उसके नीचे जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन उसके बाद फिर जो है प्रोबिशन ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट वो तहसील लेवल पे हैं, और डिस्ट्रिक्ट में वो बैठे होंगे, और हर तहसील के लिए अलग से जो इस वक्त हायरार्की बनी है वो तहसील लेवल पे प्रोबिशन ऑफिसर हैं। ठीक। और इसी तरीके से जो पैरोल ऑफिसर हैं ये इंटरचेंजेबल हैं, प्रोबिशन ऑफिसर पैरोल की ड्यूटी कर सकते हैं, पैरोल ऑफिसर ये सिर्फ वर्क डिवीजन है, बाकी डेजिग्नेशन वो नॉमेनक्लेचर का ही फर्क है, काम एक जैसे ही काम है, एक जैसे है, यानी अगर स्केल भी एक जैसे हैं स्केल दोनों भी के, एक जैसे 16 स्केल हैं दोनों के। इस वक्त 17 हो चुका है, 17 हो चुका है। ये इस फेब में इसका अपग्रेडेशन हुई है। अब इस वक्त जो है प्रोबिशन ऑफिसर और पैरोल ऑफिसर दोनों जो है 17 स्केल में, और कमीशन के थ्रू डायरेक्ट सिलेक्शन हाँ होती जी, है। डायरेक्ट सिलेक्शन। ठीक है, अब हम सर वर्किंग के हवाले से स्पेसिफिकली इसका यानी प्रोबेशन और पैरोल ऑफिसर का आपने 2 चीज़ें बताई कि जिनमें केसेस में ऑफेंडर को कोर्ट जेल में भेज देती है, उसको प्रोबेशन पे भेजना, या डायरेक्ट बंदा आपके हवाले कोर्ट कर देती है। इस हवाले से ज़रा कैटेगोरिकल बता दें, दोनों ये जो एक्ट हैं, गुड कंडक्ट प्रिजनर्स प्रोबेशन रिलीज एक्ट 1926 और 1960, इन दोनों को। जी, कोर्ट जब डिसाइड करती है कि एक बंदे को जेल की बजाय उसे प्रोबिशन पे भेजा जाए या उसे कम्युनिटी सर्विस का ऑर्डर किया जाए, तो वो प्रोबिशन ऑफिसर के हवाले करती है, डायरेक्ट वो जेल में नहीं भेजती। और तो उसमें सर नहीं ऑफेंस की कैटेगरी होती है उसमें या क्वांटम ऑफ पनिशमेंट को देख के ये किया जाता है? इसमें फीमेल के लिए और जुवेनाइल के लिए अगर कोई ऐसा जुर्म है जिसमें उसको सज़ा जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, तो वो भी प्रोबिशन पे आ सकता है, सिर्फ खवातीन की हद तक। अच्छा, खवातीन के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है, तो प्रोबेशन पे आ सकती हैं वो। जबकि प्रोबिशन जो मेल हजरात हैं उनके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ के अलावा बाकी कोई भी क्राइम है वो इसमें आ सकता है, प्रोबेशन में आ सकता है। चंद ममानियात हैं जैसे डकैती है, जो आदि मुजरिम ना हो, जो रिपीटेड ऑफेंडर ना हो, ये ना हो कि जब भी उनको आज़ाद करें कम्युनिटी में आके फिर वो क्राइम करें, इस तरह के लोगों को बस नहीं निकालते। अच्छा, ये सजा है, इसके हवाले से बड़ी कंफ्यूजन पाई जाती है कि प्रोबेशन सजा है या नहीं है। अच्छा, ये इसमें हमारा जो है सेक्शन 11 है वो क्लियर करता है। किसका, कौन से एक्ट का? प्रोबिशन ऑफ ऑफेंडर्स ऑर्डिनेंस 1960 का सर, सेक्शन 11। हाँ, वो क्लियर करता है कि ये जो प्रोबिशन है जब अदालत उसे देगी तो वो उसे सज़ा कंसिडर करेगी सिर्फ अपनी मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड के लिए सर, और अपनी लाइफ के हवाले से उसके लिए वो सज़ा कंसिडर नहीं होगा। जैसे वो प्रोविशन कंप्लीट करेगा, वो गवर्नमेंट जॉब भी कर सकता है, वो बाहर जाना चाहे, वो इलेक्शन लड़ना चाहे, उसे सारी जो सिटीज़न की जो राइट्स हैं वो सारे उसे अवेलेबल हैं। यानी ड्यूरिंग प्रोबेशन आपका इसमें ये कहना है कि जैसे ही कोर्ट किसी को प्रोबेशन पे भेजती, प्रोबेशन का मतलब सर ऑब्जर्वेशन? हाँ, अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कोर्ट कहती है कि ये फर्स्ट ऑफेंडर है, इसको अगर जो आदि मुजरमान है उनके साथ रखा जाए तो ये मजीद बिगड़ सकता है, इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाए, और जो ऑब्जर्वेटरी ऑफिसर होता है वो प्रोबेशन और पैरोल ऑफिसर होता है, वो 17 स्केल में होता है। अब उसने इसको मॉनिटर करना है। ये प्रोबेशन पैरोल ऑफिसर खुद इसके इलाके में जाते हैं या ये खुद आके अपनी हाजिरी लगवाएगा? इसके हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें हैं। प्रोबिशन ऑफिसर की जो ड्यूटीज़ में उसमें जो पहली कंडीशन होती है कि वो दोबारा क्राइम नहीं करेगा जब प्रोबिशन पे प्लेस किया जाएगा। दूसरी ये है कि वो डिस्ट्रिक्ट छोड़ के नहीं जाएगा विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ प्रोबिशन ऑफिसर। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। तो और इसमें फिर वो चेक करने का जो अभी जो सिलसिला है ये है कि जो हम डेट उसे देते हैं वो स्टेट पे आ रहा है, बिल्कुल ठीक, इसका मतलब है वो ठीक चल रहा है। और प्रोबिशन ऑफिसर को अगर ज़रूरत पड़े सर वो उसके घर का, उसकी वर्क प्लेस का विजिट भी कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। और अगर वो मैनेजेबल हो, क्योंकि आजकल के हालात में वो जॉब के हवाले से तो मैनेजेबल नहीं, जिसको ज़रूरत हो तो वो कम से कम हम अपने तौर पे रिकमेंड कर देते हैं जो जॉब दे, कहीं ना कहीं उसकी कोई टेक्निकल स्किल्स के हवाले से कोई कोर्स करना चाहे तो उस हवाले से रिकमेंड कर देते हैं। ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड भी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, प्रोबेशन पीरियड। यानी हमने उसके एक आम लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बनाना है
तो उसके साथ हमने एज ए रिफॉर्मर चलना है। बिल्कुल ठीक है। तो उस हवाले से फिर हमारी कोशिश होती है कि उसे कोई जो बाकी इश्यूज आते हैं बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ, या वो भी उसे हम काउंसलिंग के जरिए रिजॉल्व करने की अच्छा, कोशिश कोर्ट आपने ऑर्डर में मेंशन करती है स्पेसिफिक टाइम कि इतने टाइम के लिए इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, और जब वो टाइम सर लैप्स कर जाता है, टाइम गुजर जाता है, तो उसके बाद क्या प्रोसीजर है? वो कोर्ट के पास जाता है, एप्लीकेशन देता है, ये आपके पास आता है, फिर कोर्ट आपको बुलाती है, रिपोर्ट लेती है? उसमें यह है कि हमारी जो मंथली रिपोर्ट है वो क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है उसके अंदर मंथली रिपोर्ट जाती रहती है, कितने लोग न्यू आए और ये बिल्कुल और ठीक। इतने रिलीज होके इस मंथ में गए हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है, कोर्ट अगर वो चाहे तो वो रिटर्न प्रोविजन ऑफिसर से कह सकती है कि जी मुझे इस बंदे की स्पेसिफिक जो है ना रिपोर्ट मुकम्मल चाहिए। बाकी हमारा ऑफेंडर रेफॉर्मेशन सेंटर है, वो है क्या कहते हैं, OMIS ऑफेंडर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो है सिस्टम बनाया हुआ है सर उसके तहत जो है वो हम सारा उसका डाटा ऑनलाइन है। अब हमारी लिंक हम कर रहे हैं पुलिस रिकॉर्ड के साथ, उसका लिंक है हमारे सिस्टम का। अब कोर्ट्स के साथ जो सिस्टम है उसके साथ भी लिंक हो रहा है। सर हाई कोर्ट से भी हमारी वो होगी अप्रूवल, बिल्कुल तो वो प्रोसेस में है कि वो कोर्ट से डायरेक्ट जब हमारे पास आएगा ऑनलाइन ही आएगा, और जो भी हम उसके साथ सिस्टम करेंगे वो सारा कुछ वो जजेस को रिपोर्ट देखना चाहें तो उसकी वो देख सकेंगे कि या अटेंड कर रहा है प्रोविजन पे, वो सही है, जा रहा है या नहीं जा रहा। यानी मैं समझा ये हूँ कि अगर उसकी फ़र्ज़ करे कोर्ट ने अपने ऑर्डर में 2 साल मेंशन कर दिया है, तो अगर इसके दौरान भी कोर्ट किसी टाइम चाहे कि इसकी हमें मुकम्मल रिपोर्ट चाहिए तो वो आप दे सकते हैं, और वो रिमेनिंग पीरियड जो है उसका वो वो कोर्ट की है। उसमें हमारा सेक्शन 10 है, वो कहता है कोर्ट को ये अथोराइज़ करता है कि वो बाद में आके इसका सेटिस्फाई पीरियड हो तो वो उसमें जो भी कंडीशन लगाई गई थी पहले उसमें चेंजिंग कर सकते। यानी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर ऑर्डिनेंस जो है 1960 का, उसका सेक्शन 10 है। अच्छा, उसके बाद फिर जब सर आपकी तरफ से रिपोर्ट चली जाती कोर्ट के अंदर, वो तो तब हमने डिस्कस किया ना कि अगर उसका टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ, अब मिसाल के तौर पर मुझे प्रोबेशन पे भेजा 2 साल के लिए, मैंने अपना एक अच्छे कंडक्ट के साथ अपना टाइम पीरियड कंप्लीट कर लिया, अब मैंने इससे जान किस तरह छुड़वानी है? वो मैं कोर्ट के पास जाऊंगा या आपके पास जाऊंगा? उसमें यह है कि जैसे वो पीरियड कंप्लीट होगा वो हमारे पास आएगा लास्ट डे। बिल्कुल ठीक सर। हम इसे एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो यही हमारा जो OMI सिस्टम है वो जनरेट करता है सर, वो हम उसे देते हैं, इशू कर देते हैं, और वो अपना जो जजमेंट की कॉपी है कोर्ट की वो, और हमारा जो ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो दोनों लेके वो DPO ऑफिस में जाता है, और वहाँ की IT ब्रांच में जाके वो अपना जो है केस जो उसके ऊपर अपडेट करवा देता है कि जी वो प्रोविजन हुआ था और वो मेरा कंप्लीट हो गया। वो कोर्ट उसमें फिर वर्डिक्ट देती है, कोई ऑर्डर होता है कोर्ट का या आपका सर्टिफिकेट होता है? हमारा सर्टिफिकेट होता है, और कोर्ट ने पहले से वो लिख दिया होता है कि इस डेट को हमने इसका 1 साल का या 2 साल का या 3 साल, 1 साल से कम नहीं कर सकती, 3 साल से ज़्यादा नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक है। यानी जो मैक्सिमम पीरियड अगर प्रोबेशन के लिए देना है तो वो 3 साल है, 3 साल और 1 साल से कम नहीं होगा और 3 साल से ज़्यादा नहीं होगा। और जिस दिन का कोर्ट का ऑर्डर है वो नेक्स्ट ईयर पे अगर 1 साल का है तो नेक्स्ट ईयर से 1 दिन पहले वो रिलीज हो जाएगा, और फिर ये सज़ा भी कंसीडर नहीं होगी। हाँ, ये सज़ा भी कंसीडर, ये भी सज़ा भी कंसीडर नहीं होगी। अब सर थोड़ी सी पैरोल पे डिस्कशन हो जाए। ये तो प्रोबेशन हो गया ना, पैरोल पे ज़रा बता दें, पैरोल का मतलब क्या होता है और किस तरह ये सारा काम होता है? ये प्रोबेशन का हो या पैरोल, दोनों का मतलब होता है कंडीशनल रिलीज है। कंडीशनल रिलीज, ठीक है। अब जैसे अदालत ने फैसला किया था प्रोबेशन पे भेजने का, लेकिन वो कहते नहीं इसे नहीं भेजना प्रोबेशन पे, इसे हमने जेल भेज देना है, क्योंकि उसका जो है ऑफेंडर है, रिपीट कर रहा है वो, या कोई भी है फर्स्ट टाइम भी फर्स्ट किया उसने मर्डर कर दिया, उसे तो प्रोविजन पे नहीं भेजेगी, क्यों कि उसके वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस है, तो वो प्रोविजन पे नहीं भेजेगी, तो वो भेज देगी उधर जेल में। बिल्कुल ठीक। अब पैरोल ऑफिसर का काम शुरू होता है। पैरोल ऑफिसर सुप्रीडेंट जेल के साथ मिलके असेसमेंट करेगा जो लोग भी कैदी हैं जेल में कैद गुजार रहे हैं सर, जिन का भी 1/3 पीरियड गुजर गया है सर, उनकी असेसमेंट करेंगे। अगर जेल के अंदर उनका कंडक्ट अच्छा है, बिल्कुल सर, और वो फिर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से मतलब DPO साहब से और DC साहब वो एक लेटर के ज़रिए उनकी वो लेते हैं, रिपोर्ट ले लेते हैं कि इलाके में उनकी फैमिली में या कोई उनका कोई इसका ताल्लुक तो नहीं था, किसी हार्डन क्रिमिनल फैमिली तो नहीं है, कोई पर्सनल एनमिटी किसी के साथ तो नहीं है, खानदानी दुश्मनी तो नहीं है, कोई इस तरह का, और या वो किसी वो कलअदम तंजीमों से कोई ताल्लुक तो नहीं है। इस तरह की सारी रिपोर्ट लेके अगर वो सारे हवाले से सेटिस्फाई होते हैं तो फिर वो केस बना के जो है वो पूरा केस प्रिपेयर किया जाता है। उसमें जो है सुप्रीडेंट पुलिस की सुप्रीडेंट जो है वो जेल वो DPO साहब भी होते हैं, और इधर से हमारे जो हैं पैरोल ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर ये केस प्रिपेयर करके जो है ऊपर डायरेक्टरेट जनरल में भेजे जाते हैं। डायरेक्टरेट जनरल में उस केस की
स्क्रूटिनाइज की जाके, और पैरोल बोर्ड एक बना हुआ है जिसमें अब जो पैरोल बोर्ड है उसके तहत एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उसके हेड करते हैं, और हमारे डायरेक्टर इसके हैं पार्ट है, और एक डिप्टी डायरेक्टर, और इसी तरह जेल से आते हैं लॉ ऑफिसर आते हैं, और साइकोलॉजिस्ट भी है, कभी जेल के साइकोलॉजिस्ट भी हो सकती हैं, फीमेल एक पार्ट है उनका है। तो वो सारा एक बोर्ड बैठता है और उसमें डिस्कस किया जाता है हर कैदी के जुर्म से लेकर अब तक का टोटल पीरियड, बिल्कुल सर, उसने कैसे गुजारा, जुर्म कैसे किया, क्या असेसमेंट की, पैरोल ऑफिसर भी उसकी असेसमेंट करते हैं, जेल का साइकोलॉजिस्ट भी असेसमेंट करता है, दोनों की सेपरेट असेसमेंट है, वहाँ पे जाके कलेक्ट होती हैं, फिर देखा जाता है कि क्या रिपोर्ट्स है सारी। अगर वो सेटिस्फाई होता है पैरोल बोर्ड तो वो फिर रिकमेंड कर देता है पैरोल का केस रिलीज़ के लिए गवर्नमेंट को। बिल्कुल सर, गवर्नमेंट कंसिस्ट होती है, वो है कैबिनेट वज़ीर आला और जो अपने मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट के सर, तो वहाँ की एक कमेटी बनी हुई है लॉ एंड ऑर्डर की, सर SCCLO, सर, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ कैबिनेट ऑन लॉ एंड ऑर्डर सर। तो वहाँ पे वो केस जो हैं वो पेश किए जाते हैं जो पैरोल बोर्ड रिकमेंड करता है। बिल्कुल ठीक सर। वो फिर उस केस को हर एक को देख के वो उस पर अप्रूवल या डिसअप्रूवल शो करते हैं कि हाँ जी इसका पैरोल अप्रूव है, तो उनको फिर वो पैरोल पे जेल से निकाल लिया जाता है, और जिसका डिसअप्रूव है या उसे डेफर किया जा सकता है कि इसके अभी इसमें ये चीज़, ये पीरियड इतना कम है, इसे थोड़ा सा और गुजारने दें, या कोई रिपोर्ट प्रॉपर नहीं है ये तो दोबारा रिपोर्ट सीख करते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग में रखा जाएगा। तो इस तरीके से वहाँ पे डिसीजन होता है गवर्नमेंट लेवल पे कि बंदे को पैरोल पे निकालना है या नहीं। ये तो सर मेरा ख्याल परमानेंट बेसिस पे होगा। हाँ जी, ये परमानेंट। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर कोई ऑफेंडर है, वो जेल के अंदर बंद है, उसके किसी करीबी अजीज़ की डेथ हो जाती है, उसने जनाजे में शिरकत करनी है, उसके वालिद की या किसी भी ब्लड रिलेशन में कोई किसी की डेथ हो जाती है, तो फिर उसको भी हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात पैरोल पे भेजा जाता है। जी जी। तो वो कंसेप्ट क्या होता है, उसमें कौन रिलीज़ करता है और कौन कौन से डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इस हवाले से भी ज़रा थोड़ा सा हो जाए। इसमें कुछ अमेंडमेंट चल भी रही हैं, अभी तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन ये इसे कहते हैं टेम्परेरी पैरोल। टेम्परेरी पैरोल, टेम्परेरी पैरोल में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है उसकी अथॉरिटी है डीसी साहब के पास, एप्लीकेशन देंगे वो डीसी साहब के पास, और वो चाहे सुप्रीडेंट जेल के ज़रिए दें या डायरेक्ट जाएँ, या उसके लाहिकीन भी दे सकते हैं, डी साहब को एप्लीकेशन देनी है सर। तो वो उसमें से सुप्रीडेंट जेल से भी वो रिपोर्ट मांगते हैं, और वो DPO साहब से भी, हाँ जी इसके हवाले से इसको रिलीज़ किया जा सकता है या नहीं, और उसके लिए वो स्पेसिफिक पीरियड होता है 3 से 4 घंटे का, जो भी है उसने जनाजे में शिरकत करनी है सिर्फ उसके लिए होगा। उसमें सफ़र का जो पीरियड है वो इंक्लूड नहीं होगा, वो वहाँ पे पहुँच का जो उतना टाइम गुजारना है वो है। बिल्कुल चाहे अगर उसने कितनी दूर जाना है, हो सकता है 100 किलोमीटर दूर जाना है सर, वो बाकी पीरियड उसके अलावा होता है। यानी उसमें मुकामी पुलिस स्टेशन से DPO ऑफिस से रिपोर्ट तलब की जाती है, जब वो अपनी एप्लीकेशन बजरिया सुप्रीडेंट जेल या डायरेक्ट DC ऑफिस में उसकी आ जाती है एप्लीकेशन, तो फिर DC ऑफिस से वो एप्लीकेशन रिपोर्ट के लिए DPO ऑफिस आती है, और DPO ऑफिस से मुतलका पुलिस स्टेशन जाती है, और मुतलका SHO जो है वो चेक करता है ग्राउंड रियलिटी कि इसकी किसी के साथ कोई पर्सनल एनिमिटी तो नहीं है, ख़ानदानी दुश्मनी तो नहीं है, इसका किसी कलदम तंजीम से ताल्लुक़ तो नहीं है, कोई इस तरह का अगर इशू है तो फिर उसको रिकमेंड नहीं किया जाता कि कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो जाए, मामला और वर्स ना हो जाए, तो फिर उसको पैरोल पे यानी जो टेम्परेरी पैरोल होती है उस पर उसे नहीं भेजा जाता। जनरली ये होता है कि वो अमूमन कर दिया जाता है, कम ही केसेस होते हैं कि जिसमें ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कर दिया जाता है। बिल्कुल ठीक सर, सिवाय उस सूरत हाल के जहाँ पे कोई रिस्क ना हो जान का या किसी और हवाले से। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा सर कोई चीज़ ओवरऑल इस डिपार्टमेंट की जो सारी वर्किंग है, कोई ऐसी चीज़ जो हमने मिस कर दी हो, वो स्टूडेंट्स के लिए, ऑफिसर्स के लिए वो हेल्पफुल हो किसी भी एग्जाम में, तो वो काइंडली बता दीजिए। अच्छा, इसमें हम जिक्र करना भूल गए हैं प्रोबेशन ऑफिसर का। जुवेनाइल के हवाले से जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है जो 2018 में आया था सर उसके तहत जो है वो प्रोबेशन ऑफिसर जब से वो गिरफ्तार होगा, कोई भी जुवेनाइल 18 साल से कम उम्र जिसने भी क्राइम किया है सर, वो चालान अदालत में जमा करवाने से पहले एक रिपोर्ट जो है वो प्रोबेशन ऑफिसर भी वो प्रिपेयर करेगा, उसके हवाले से वो सेपरेट होगी, और वो चालान के साथ सेक्शन 7(2) के तहत लगती है। प्रोबेशन ऑफिसर की तरफ से रिपोर्ट होती है जिसमें जुवेनाइल होगा ऑफेंडर, हाँ, और उसमें वो उनकी रिपोर्ट जमा करवाता है, और उसके बाद प्रोसेस से सारा जो है वो चाहे जुवेनाइल कोर्ट में केस जाए या डाइवर्जन के ज़रिए, डाइवर्जन के लिए वो जुवेनाइल जस्टिस कमेटी होती है उसमें भी जा सकता है। उस कमेटी में एक जज साहब होते हैं और एक प्रोबेशन ऑफिसर होता है, उसका मेंबर होता है, जो मिलके फैसला करते हैं। वो कोर्ट केस ना हो तो वो जुवेनाइल जस्टिस
कमेटी के ज़रिए भी डिसीजन लिया जा सकता है बिल्कुल ठीक है जुवेनाइल के केसेस का। सर। तो वो ज़्यादातर डाइवर्जन या कम्युनिटी सर्विस या इस तरह के या प्रोविशन के हवाले से करनी है, तो वो फिर एक कमेटी पूरी जो है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की उसके हवाले से वो जो है काम करती है, उसके सारे हालात को देखते हुए वो फैसला करती है। लेकिन अगर उस कमेटी में ना हो, सीरियस क्राइम हो, तो फिर वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट डिसाइड करती है। लेकिन कोर्ट भी को भी ज़रूरत है कि वो पहले उसने प्रोबेशन ऑफिसर ने एक शॉर्ट रिपोर्ट दी है, लेकिन कोर्ट इसे इन डेप्थ स्टडी करना चाह रही है, केस को समझना चाह रही है, सर तो वो सेक्शन 14 के तहत रिपोर्ट मांग सकती है। सेक्शन 14 जुवेनाइल जस्टिस जुवेनाइल जस्टिस सर, उसमें वो पूरा स्ट्रक्चर बताया हुआ कि उस रिपोर्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, उसके मुताबिक फिर वो रिपोर्ट तैयार करके प्रोबेशन ऑफिसर जो है वो जमा करवाता है। और उसके मुताबिक ये है कि कोर्ट को उस पूरे केस को समझने में आसानी होती है और फैसला करने में आसानी हो जाती है। इसका पर्पस सर सिर्फ यही है या इसमें जुवेनाइल की वेलफेयर को भी देखा जाता है, क्योंकि वो माइनर होता है? हाँ तो इसलिए एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट भी उसको मॉनिटर कर ले कि ये फर्स्ट ऑफेंडर है इसलिए या नाबालिग है इसलिए, इसको क्यों यहाँ पे अटैच किया गया है इसके साथ प्रोबेशन ऑफिसर को? बेसिकली वो चीज़ जैसे आप कह रहे थे कि अभी उसको एक डिपार्टमेंट पुलिस ने तो इंक्वायरी करनी है ना सर, तो ये इन्वेस्टिगेशन पैरेलल जो हमारी रिपोर्ट है वो उसकी सपोर्ट कर रही है, या उसके हवाले से वो जो है एक इंडिपेंडेंट जो रिपोर्ट जो है वो सीख करती है कोर्ट, और उसके तहत उनको दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यू जो है वो सामने आ जाते हैं और वो केस ज़्यादा खुल के सामने, क्योंकि पुलिस ने देखना है क्राइम किया, क्राइम हुआ और उस हवाले से उसने उस पॉइंट्स पे करना बिल्कुल है। सर। और जो प्रोबेशन ऑफिसर ने देखना है कि उसने अगर गलती की ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, बच्चा है सर उसने क्राइम किया क्यों है, सर बिहाइंड द रीज़न जो पुलिस ने से वो छुप जाती हैं रीजंस, वो फिर उस पे हवाले से काम करते हैं और वो जो सोशल उसके जो इश्यूज़ हैं वो जो भी हैं और उसका आगे ट्रीटमेंट भी वो सजेस्ट करके वो कोर्ट के सामने रखते हैं कि इस बच्चे के साथ अगर हम ये टेक्निक्स अप्लाई करें तो इससे हम दोबारा वापसी एक अच्छा शहरी बना सकते हैं। यानी सर आपका पॉइंट ये है कि पुलिस को भी इसमें ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर वो जुवेनाइल का चालान बन रहा है, नाबालिग इन्वॉल्व है, तो प्रोबेशन ऑफिसर को ज़रूर एंगेज करना चाहिए, उसकी रिपोर्ट को अपनी 173 की रिपोर्ट का ज़रूर हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि अपनी कलेक्शन ऑफ एविडेंस करते हुए जो उसने अपनी फाइंडिंग्स देनी है 173 की रिपोर्ट की शक्ल में, उसमें हर चीज़ को वो कैलकुलेटेड अंदाज से और कैटेगोरिकली वहाँ पे वो सफ़ा मिसल पे ले आए। ये हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के लिए बड़ा अहम मैसेज है कि क्योंकि जुवेनाइल है, नाबालिग है, फर्स्ट ऑफेंडर है, तो अगर आप प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो एक तफ्तीश के अंदर भी सुकम रह जाएगा, जिससे अदालत को हक़ाइक़ का सही अंदाज़ा लगाने में भी थोड़ा सा इशू बन सकता है। सो सर आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी गुनागो मसरूफियात से हमारी रिक्वेस्ट पे टाइम निकाला सर। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और इस सारे अमल में अल्लाह रियाकारी से बचाए और हमारी निजात का सबब बनाए, लोगों के लिए भी इसमें सर इस्लाह का पहलू हो, और जब तक ये कोई सुने तो हमारे लिए सदका जारिया भी हो। सर बहुत शुक्रिया, अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ बख्शे। अस्सलाम वालेकुम।